Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator. और मैं आ गई हूँ आज आपके लिए आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी फॉर द ईयर 2022 एंड 23 का मास्टर प्लान लेके, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं ना बहुत ही जल्द, और सिर्फ आपके पास में लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं। तो हमारी बोर्ड एग्जाम्स को लेके स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके साथ में मैं ले आई हूँ। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 12th साइकोलॉजी मास्टर प्लान लास्ट 3 मंथ्स बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी ईयर 2022 एंड 23। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक्सपेक्टेड है कि फेब के बाद में या फेब से ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस जो हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। और जितना एक्साइटमेंट हम सभी टीचर्स को है ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस का, उतना ही आपको भी होगा। बट हाँ, आप स्टूडेंट्स हैं और हम आपके टीचर्स हैं, थोड़ा सा तो लगता है ना कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, कैसे हम उसको आंसर करेंगे। और साइकोलॉजी तो बड़ा इंटरेस्टिंग और न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए। न्यू इन द सेंस कि आपने उसको क्लास 11th के पहले कभी नहीं पढ़ा है ना। मतलब बिल्कुल नई चीज़ है। क्लास 11th में आपने पढ़ा, आपको क्वेश्चंस पता चले होंगे, आपको टॉपिक्स पता चले और आपने एग्जामिनेशंस दिए तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बट नाउ इट्स टाइम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बट अगर मैग्नेट ब्रेन्स है तो क्या आप इन बोर्ड एग्जामिनेशन से डर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं डरोगे, और मैं भी तो हूँ आपके साथ में, है ना। तो इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मास्टर प्लान। अब आप सोच रहे होंगे ये मास्टर प्लान क्या है। ये मास्टर प्लान जो है ना, देखो प्लानिंग सब करते हैं अपने एग्जाम के लिए, सब सोचते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कितने घंटे पढ़ना है। बट टॉप जो है वो कुछ ही स्टूडेंट्स करते हैं, और जो टॉपर स्टूडेंट के लिए प्लान होना चाहिए वो सबके जैसे थोड़ी ना होना चाहिए जैसे बाकी सब स्टूडेंट्स बनाते हैं। वी मस्ट हैव अ मास्टर प्लान ना, जो हमें इस एग्जामिनेशंस में बिल्कुल टॉपर्स बना दे और बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आए। देखो, सभी स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम क्लास में टॉप करें, कुछ चाहते हैं बस 70-80 आ जाए, उतना पास हो जाए वही बहुत है, कुछ सोचते हैं पास हो जाए वही बहुत है। लेकिन हमारे लिए आप सभी स्टूडेंट्स उतने ही इम्पोर्टेंट हो, और हम चाहते हैं कि आप सब के सब टॉप करो। ठीक है, आप सब अपने बेस्ट मार्क्स जो है लेकर आओ, और इवन आप सभी अपनी क्लास में और इवन बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ कि 99, 95 इतने तो ऊपर होने चाहिए। तो उसके लिए प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन भी तो बिल्कुल सॉलिड वाला होना चाहिए ना, ताकि आप उतने ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। तो इसीलिए हम आज बात करेंगे उस मास्टर प्लान की। हम देखेंगे कि हमारे क्या पूरा कोर्स है, किस तरह की मार्किंग स्कीम है, कहाँ से कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसी पॉसिबिलिटीज हैं, एग्जाम का पूरा पैटर्न क्या है, पढ़ाई आपको कैसे करनी है, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, आगे मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, और मैग्नेट ब्रेन्स कैसे आपका साथ देने वाला है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, हर एक चीज पर हम बात करेंगे। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसकी भी बात हम करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारी मास्टर प्लानिंग है क्या, हमारी वो स्ट्रैटेजी क्या है जिसके थ्रू हम करेंगे टॉप हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशंस में जो हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ साइकोलॉजी या किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, इट इज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। क्लियर? देखो, जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना, जैसे जैसे आप समझोगे आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, एंड लास्ट में वीडियो के एंड में आई एम 101% श्योर कि आपको हर एक चीज़ क्लियर दिखेगी। अभी क्या होता है ना, सारे स्टूडेंट्स डाउट में होते हैं, अरे यार क्या पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं आंसर कैसे करूँगा, मुझे किस तरीके का पैटर्न, जैसे मान लो पैटर्न पता है तो अब मैं कौन से चैप्टर से क्या पढ़ूँ, क्या क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हर एक चीज़ को लेकर डाउट होता है। हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, है ना, मतलब जितने भी आप सभी स्टूडेंट्स हैं आप सब पढ़ाई करते हो, लेकिन आपका जो पूरा दिन होता है ना, उसका मैक्सिमम टाइम थिंकिंग करने में जाता है। आप सोचते रहते हो कैसे पढ़ूं, क्या प्लान बनाऊं, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कहीं वो टॉप तो नहीं कर लेगा, कहीं मैं तो पीछे नहीं रह जाऊंगी या रह जाऊंगा। ऐसे हम लोग ना दिन भर थिंकिंग करते हैं। पहले हम बहुत सोच विचार करके घंटों सोचने के बाद में एक प्लान बनाते हैं, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी बहुत देर तक सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते ही हमारा टाइम जो है वो पूरा का पूरा चला जाता है। अब मैंने आपसे कहा कि लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अभी तो 3 महीने हैं, आराम से पढ़ाई हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट
3 महीने ऐसे निकल जाने हैं आपके पूरे के पूरे, मतलब पता नहीं चलेगा और पूरे मंथ्स गए और अब आ गया एग्जाम। अब कैसे पढ़ाई करें, अब फ्रस्ट्रेशन है ना, समझते हो ना आप लोग, तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, सारी चीजें समझते हो। तो ये चीजें ना हो, इसको हमको जो है कैसे डील करना है, क्लियर, इस पे आज बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, हर एक चीज जानेंगे। आपका कोई डाउट है आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, हर एक चीज पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं आपके सिलेबस, कोर्स, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों से फिर हम आएंगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है। ओके, सो दिस इज़ योर बुक क्लास 12th साइकोलॉजी, आप सब जानते हो। ये जो आपकी बुक है इसमें से टोटल 7 चैप्टर्स हैं और सारे के सारे एग्जाम में आ रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो, चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, chapter number 2 self and personality, chapter number 3 meeting life challenges, chapter number 4 psychological disorders, chapter number 5 therapeutic approaches, chapter number 6 attitude and social cognition, and chapter number 7 social influence and group processes। आप बोलोगे ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ वो शायद आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हो। देखो, ये 7 चैप्टर्स आने वाले हैं और 7 चैप्टर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आप जानते हो। टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। उन 70 मार्क्स को हमने इन 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था 7 चैप्टर्स आने वाले हैं, हर एक चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। देखो आप कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लुक एट हियर। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका, उसमें से 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर आप देखो तो दोनों 13 मार्क्स के हैं, ठीक है, मतलब 13 13 26 टोटल। चैप्टर नंबर 3 9 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 9 मार्क्स, चैप्टर 6 8 मार्क्स, चैप्टर 7 6 मार्क्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो आप कि ये जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें से इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब 70 में से 13 मार्क्स का चैप्टर 1 से आएगा, 13 मार्क्स का चैप्टर 2 से आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा एक साइड में नोट कर दूं, आप समझोगे अभी कि मैंने नोट क्यों किया है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाऊं सारे चैप्टर्स। सो एज वी ऑल नो वी हैव चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड मार्क्स वी हैव 13 13 9 12 9 8 and again 6, ठीक है। ये आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके चैप्टर्स हैं, ये आपके मार्क्स हैं। सबसे ज्यादा कहां से पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 13 13 12। चैप्टर नंबर 3 5 और 8 सेकेंड इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 7 ओनली 6 मार्क्स। क्लियर? ये मार्किंग स्कीम है। आप में से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, बट लेट मी टेल यू कि ये जो है मार्किंग स्कीम है। इस तरह से वो आपसे, मतलब इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे। अब कैसे पूछेंगे उसको समझना है थोड़ा सा, तो समझते हैं, लेकिन पहले समझेंगे एग्जाम के पैटर्न को, ठीक है। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। कितने आवर्स का? 3 आवर्स का। 70 मार्क्स आपको मिलेंगे और टोटल 36 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। 36 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपको 70 मार्क्स मिलेंगे इन क्वेश्चंस के। बट ये 36 क्वेश्चंस को हमने कुछ 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन ए 1 to 18 मार्क्स, 1 मार्क पर क्वेश्चन, ठीक है। ये सेक्शंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये मार्क्स हैं और ये वर्ड लिमिट है। जो हमारा सेक्शन ए है उसमें 1 से लेके 18 तक क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एमसीक्यू हैं। इसी में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछेंगे। 3 क्वेश्चंस असर्शन रीजन के होंगे और 15 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क ईच, दैट मीन्स टोटल 18 मार्क्स, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स? 18 मार्क्स।
सेक्शन बी में 19 से लेकर 23 तक क्वेश्चंस हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फॉर 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा। दैट मीन्स टोटल हो गया आपका 10 मार्क्स। 2 into 5 19 20 21 22 23 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स। वर्ड लिमिट इज 30 वर्ड्स। इन क्वेश्चंस को आपको 30 वर्ड्स में आंसर करना है। सेक्शन सी है 24 से लेके 27 तक। दैट मीन्स 24 25 26 27 4 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स ईच। 4 into 3 12 मार्क्स। वर्ड लिमिट 60। कितने में आपको आंसर करना है? 60 वर्ड्स में क्वेश्चंस को आंसर करना है। सेक्शन डी 28 से लेके 31 तक कितने क्वेश्चंस हो गए? 28 29 30 31 अगेन 4 क्वेश्चंस। सेक्शन डी इज योर लॉन्ग आंसर। देखो ये है वेरी शॉर्ट, ये है शॉर्ट, ये है लॉन्ग टाइप 1, ये है लॉन्ग टाइप 2 और ये है पैसेज बेस्ड। समझा रही हूँ, थोड़ा रुको। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे फॉर 4 मार्क्स ईच। 4 into 4 कितना हो गया? 16। वर्ड लिमिट 120। क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको 120 वर्ड्स में। एग्जाम पैटर्न अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए एग्जाम के पैटर्न को लेके। क्लियर? आगे बढ़ो। सेक्शन ई ओनली 32 क्वेश्चन, मतलब 32nd क्वेश्चन जो आपका होगा सिर्फ वही सेक्शन ई के अंदर आ रहा है। बट दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जिसमें 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। 6 into 1 आपके कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क्स। एक ही क्वेश्चन है और वर्ड लिमिट इज 200। मतलब ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, आपको 60 वर्ड्स में आंसर करना है। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप 1 है, आपको 120 वर्ड्स में आंसर करना है। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। इसके बाद में आपका ये जो सेक्शन एफ है ना, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 33 34 35 36। बट ये जो है आपके पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एक पैसेज होगा, उस पैसेज के बेसिस पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर एक पैसेज होगा, फिर उसके बेसिस पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो 4 क्वेश्चंस हो गए। 4 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स ईच। कितना मार्क्स हो गया? 8 एंड यू हैव 30 वर्ड लिमिट। ठीक है, कितनी वर्ड लिमिट है? 30 वर्ड लिमिट यू हैव। क्लियर? आ रहा है यहां तक समझ में? देखो सेक्शन बी और सेक्शन एफ में क्या डिफरेंस है? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पैसेज फिर आपको उसको आंसर करना है। टोटल कितना हो रहा है हमारा? 70 हो रहा है ना। 18 12 कितना हो गया? 30 40 एंड दिस 50 एंड देन 60 और ये 70 इसको ऐड करोगे तो आपके टोटल 70 कंप्लीट। क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? सो दैट इज योर होल एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से आपके आने वाले हैं। पहले एमसीक्यू पूछा, फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग टाइप 1, लॉन्ग टाइप 2 एंड पैसेज बेस्ड। क्लियर? इसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अब वापस से आ जाओ यहाँ पे। देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 1 2 3 4 6 एंड 2। देखो 1 2 3 4 6 एंड 2। इतने मार्क्स के क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। 1 मार्क में कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं? 18। 2 मार्क्स में यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 5। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 4। ये कितना हो गया आपका? 4 और ये आपका कितना हो गया? 4 और ये आपका 1। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 18 प्लस 4, मतलब ये आपका 18, ये आपका 22। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये आपके 22 प्लस 5 कितने हो जाते हैं? 27 27 31 32 एंड दिस 4 36 क्वेश्चंस हो गए। देखो करना क्या है, मैं आपको यहाँ पर क्या एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले आपने चैप्टर्स देख लिए, ठीक है, ये आपके मार्क्स हो गए, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं एमक्यू लिख रही हूँ। मैं अब ये यहाँ से थोड़ा सा इसको साइड में कर देती हूँ। अब आप एक चीज़ देखो, 6 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन कौन से चैप्टर्स हैं? मैंने अभी आपको बोला चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, सबसे ज़्यादा मार्क्स।
लॉन्ग आंसर टाइप 2 आने की संभावना जो है, ठीक है, मतलब जो एक एक्सपेक्टेड है कि वो कौन से चैप्टर से आ सकता है, इन 3 चैप्टर्स से आ सकता है। आने को तो ये बाकी चैप्टर्स में से भी आ सकता है, बट लॉन्ग मतलब जहां पर हो रहे हैं वहां पर आ सकता है। फिर आप ये चीज देखो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कहां कहां से आएंगे। अब जैसे 7 चैप्टर्स हैं और 18 एमसीक्यू हमसे वो पूछ रहे हैं, 7 इंटू अगर हम हर एक चैप्टर से 2-2 एमसीक्यू भी लेते हैं तो 7 2 कितने हो गए, 14 हो गए। कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं, 18 टोटल पूछा है, 4 क्वेश्चंस बच रहे हैं। मतलब अगर इन सभी चैप्टर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें 2 को तो कितना हो गया, 14 एमसीक्यू, मतलब हर एक चैप्टर से 2 एमसीक्यू आएंगे। 4 एमसीक्यू एक्स्ट्रा हो रहे हैं क्योंकि टोटल 18 है, तो अब वो 4 एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकता है और भी दूसरे चैप्टर्स में से। क्लियर, ये चीज आ रही है समझ में। देखो तो इस अकॉर्डिंग आपको जो मार्क्स है ना, मार्क्स के अकॉर्डिंग समझना है कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो वैसे तो जिस तरीके का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ कि जैसे जो ज़्यादा मार्क्स जिन वेटेज है जिन चैप्टर्स को, वहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरी चीज़, जो आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो आपके 2-2 मार्क्स वाले हैं, ये जितने हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं और यहाँ पे वो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सॉरी, पैराग्राफ बेस्ड। तो पैराग्राफ कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब पैराग्राफ के बेसिस पर ही 2-2 क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, तो टोटल आपके कितने हो रहे हैं, 5 + 2 7, और चैप्टर्स हमारे कितने हैं, 7, सबसे 2-2 नंबर के आ सकते हैं। अब मान लो कि जैसे चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, कितने मार्क्स हैं इसको, सिर्फ 6 मार्क्स। अब अगर उन्होंने 7 चैप्टर से आपसे 2 एमसीक्यू पूछ लिए तो कितने मार्क्स बच रहे हैं, 4 मार्क्स बच रहे हैं। हो सकता है वो एक क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स का पूछ लें, हो सकता है वो इस 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे दें और इससे 2 क्वेश्चंस पूछ लें। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, आपको पेपर का पैटर्न देखना है। दोनों चीजों के साथ में अगर पढ़ाई करेंगे तो सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे। नहीं तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारी एक मतलब जनरल टेंडेंसी होती है सभी चैप्टर्स पढ़ लो, क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ी ना आपसे कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ऐसा होता तो वो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों देते, वो आपको पैटर्न क्यों देते। वो पैटर्न आपको यही चीज़ बता रहा है कि हम आपसे कहाँ कैसे कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन भी वैसी होनी चाहिए, ऑन टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे, सब कुछ हमने पढ़ लिया। सब कुछ अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर तो सही नहीं रहेगा। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग इसलिए मैं आपको बता रही थी कि देखो बुक ये है, चैप्टर्स ये हैं, इतने मार्क्स हैं और पैटर्न ये है। अब पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने वर्ड लिमिट लिखा है। मैंने वर्ड लिमिट क्यों लिखा है, जनरली देखो हम लोग एक चीज करते हैं, पढ़ाई कर ली, सब कुछ पढ़ लिया, और ये 2 नंबर में आएगा तो ये इतना लिख दूंगा, ये अगर 6 मार्क्स में आएगा तो इतना लिख दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि 6 मार्क्स में अगर 200 वर्ड लिमिट है तो हम बस 100 ही लिख रहे हैं, और यहाँ पे 30 वर्ड लिमिट है तो हम करीब 60 to 70 वर्ड्स लिख देते हैं, क्योंकि हम तो लेके जा रहे हैं फ्लो में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेन चीज़ जो आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखनी है वो ये है कि जनरली देखो होता क्या है ना, जब हमारे सामने इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और इतने सारे चैप्टर्स और इतना कुछ दिमाग में पड़ा हुआ है, मतलब जो हमने पढ़ लिया है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और बहाव में आके बस क्वेश्चन देखा, लिखना शुरू। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा था 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग और वो आ गया 2 मार्क्स में, तो आप सोचते हो अरे मैंने तो पूरा पढ़ा था, मैं पूरी चीज़ लिख दूंगा। यू मस्ट रिमेंबर दी वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को ध्यान रखो। इस क्वेश्चन में अगर मुझसे 30 वर्ड्स पूछे हैं तो मैं 30 से 35 जाऊंगा, लेकिन 40 नहीं जाऊंगा। इतनी ही वर्ड लिमिट तक मुझे अपना आंसर कंप्लीट करना है, क्योंकि जब मैं 30 to 35 लिख रहा हूं तब मुझे 2 नंबर मिल रहा है। 60-70 लिखने पे वो मुझे 4 नंबर तो देंगे तो वो मुझे 2 मार्क्स ही। तो बेटर है ना कि जितनी वर्ड लिमिट है मैं उतना लिखूं और अपने टाइम को आगे शिफ्ट कर लूं, मतलब टाइम को अपने क्या कर लूं, मैनेज कर लूं। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग लिखते जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि हमको कौन सा क्वेश्चन कब करें, कैसे लिखें। यहाँ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, लास्ट में करेंगे, नोट कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो है हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर्स, एग्जाम का पैटर्न। अब भैया ये सब तो पता चल गया, पढ़ाई कैसे करेंगे। तो खैर प्लानिंग देखते हैं हमारी है क्या। बहुत बड़ी सॉलिड प्लानिंग है। देखो क्या करना है, आपके सारे चैप्टर्स हैं, आप सारे चैप्टर्स पढ़ो,
ठीक है, जितने चैप्टर्स दिए हैं सारे के सारे चैप्टर्स आप पढ़ लो, अपने कंसेप्ट्स को ना अच्छे से क्लियर रखो। एक चीज मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बार बार बोलती हूं, मैं यहां बोल्ड एंड कैपिटल में लिख देती हूं, आपको भी बोली मैंने बहुत बार, आप नोट्स बनाओ, आप जो पढ़ रहे हो आप नोट्स बनाओ। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आप साइकोलॉजी इतने टाइम से पढ़ रहे हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज मेरी मेमोरी को इंक्रीज करेगी, क्या चीज होगी जिसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रख सकूं। याद है ना, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टिल आप नोट्स बनाओ, आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसके नोट्स बनाओ। मान लो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने आईक्यू के बारे में पढ़ रहे हो, तो आईक्यू क्या है उसका यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, आपने लिख लिया आईक्यू इज इक्वल्स टू MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आपको पता है MA/CA क्या होता है तो उसको आपको लिखना नहीं है, वो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए चीज। नहीं पता, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लिया। आपने देखा आईक्यू का एवरेज क्या है तो हमने निकाल दिया 100। एक बेल शेप्ड कर्व बना लो साइड में तो और अच्छे से याद रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मान लो ये हम बना रहे हैं यहाँ पे आपका बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। देखो अब मैंने इसको इस तरीके से अपने बुक में बना लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नोटबुक में 100, ये मेरा 90 से लेके यहाँ चलेगा उल्टा और ये 110 से प्लस होगा। मैंने यहाँ लिख लिया हाई आईक्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया लो आईक्यू। ये मेरे नोट्स हैं, मुझे समझ में आने चाहिए, किसी और को समझ में आए ना आए, क्लियर? तो अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर लो कि आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस जब आप एग्जाम टाइम में होते हो ना, जैसे अब मैं आपको लास्ट 3 मंथ्स की बात बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से एक चीज बोलते हुए आई हूँ कि आप नोट्स बनाओ, आप नोट्स बनाओ, आप नोट्स बनाओगे आपको एग्जाम में यूजफुल होगी। दूसरी चीज, अब देखो आपको सारे चैप्टर्स दिए हैं, मैं आपको बोल रही हूँ चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो और साथ में बना लो नोट्स। नोट्स बना के अपने पास में रखिए। सबसे पहली चीज, नोट्स भी कैसे बनाने हैं? शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉन्ग चल रहा है, आपने कहानी लिख दी और आप बोलो ये मेरे नोट्स हैं, नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको पता है कि आपके चैप्टर जैसे ही एंड होते हैं तो NCERT सॉल्यूशंस दिए होते हैं, हमने किए भी है ना, किए हैं, याद है? NCERT सॉल्यूशंस हमने किए हैं। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को NCERT सॉल्यूशंस करवाती हूँ, जब भी उन्हें क्वेश्चंस आंसर्स बताती हूँ, मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ, एंड दैट इज योर आंसर राइटिंग पैटर्न। आपको किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, आपको कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, आप क्या हाईलाइट करोगे, आप क्या कहाँ पर फ्लो चार्ट बनाओगे, आप कहाँ पर जो है एग्जाम्पल यूज करोगे, ये चीजें मैं जब भी क्वेश्चन आंसर कराती हूँ आपको बताती हूँ। आप भी जब NCERT सॉल्यूशंस करो, NCERT सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो बुक में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें ये पॉइंट्स लिख दूंगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिखने की कोशिश करो, क्वेश्चन देखा, लिखा उसका आंसर, भले एक बार लिख लिया था, दोबारा लिख लिया, तिबारा लिखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अब मैं आ जाती हूँ अपने ऊपर कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाली हूँ, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम आपके 12th साइकोलॉजी से CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ईयर 2022 एंड 23 कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये चीज़ जानते हो कि CBSE जो है एक सैंपल पेपर रिलीज करता है कि इस तरह से इस पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो सैंपल पेपर जो उन्होंने रिलीज किया था वो हम कर चुके हैं, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन 10 पेपर्स हम कर रहे हैं। कितने पेपर्स? 10 पेपर्स। बहुत सारे पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड भी कर दिए हैं। हम मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ये मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स क्या हैं कि जिस तरह से, मतलब ये हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं कि CBSE ने ये एग्जाम का पैटर्न दिया है, CBSE ने ये बताया है कि इस अकॉर्डिंग पेपर होने वाला है, तो हम अपने अकॉर्डिंग कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, किस तरह का पेपर का पैटर्न मतलब आएगा और कैसे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, ये हर एक चीज हम आपको बता रहे हैं मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सोल्यूशन में। टोटल 10 पेपर सॉल्व्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे।
आप इन पेपर्स को अपने लेवल पर सॉल्व करिए। मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, बट जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पेपर जो है वो होने वाला है 3 आवर्स का। आप अपना टाइमर लगाओ 3 आवर्स का, अपने सारे कामों से फुर्सत हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ। आप अपना टाइमर लगाओ, टाइमर फिक्स करो 3 घंटे। 3 घंटे में आज आप एक दिन में एक पेपर सॉल्व करोगे, आपकी हैबिट में आएंगी ये चीजें। और जब आप एग्जाम डे पे एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, बैठोगे, आपको बिल्कुल ना फ्रस्ट्रेशन ना डर, कोई सी चीज, एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो उस 3 घंटे में ना उठना है किसी चीज के लिए, सब खाना पीना खा के बैठो और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, 3 घंटे से 1 मिनट ज्यादा भी नहीं। जैसे टीचर होता है ना, 3 घंटे के बाद में आपसे पेपर ले लेता है, आंसर शीट ले लेता है, आपको भी वही चीज करनी है। क्लियर? और ऑनेस्ट रह के, ना कहीं कोई चीटिंग ना कुछ, पेपर पहले पूरा देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, पढ़ लो, सॉल्यूशन देख लो पेपर का, और सॉल्यूशन देखने के बाद में फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो या तो आप पहले पेपर को सॉल्व कर लो या फिर पूरा सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद में पेपर को सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे कि 3 घंटे में मुझे पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्या मेरी वीकनेस आ रही है, क्या मेरे कहां पर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। क्लियर? ये चीजें ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हैं। अब हम करेंगे हर एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। 7 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, सभी 7 चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर के सारे जितने टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करेंगे और उसका एक जिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हर एक टॉपिक से रिलेट करते हुए। एंड आई एम वेरी मच श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ कि मैं आपका एक भी डाउट नहीं रहने दूंगी। इतने अच्छे से आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। तो आप टेंशन मत लो कि आपके कोर्स में कोई दिक्कत आएगी या आप पढ़ नहीं पाओगे या कोई चीज आपको समझ नहीं आई। आप तो डाउट पूछो और मैं भी अपनी तरफ से आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो दे रही हूं, तो उससे आप हर एक टॉपिक को अपने अच्छे से समझ सकते हो। इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में। आपको पता है मैं बिल्कुल बहुत इजी करके समझाती हूँ ताकि आपको वो चीज ध्यान भी रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये काम करेंगे। इसके बाद में हम एक चीज़ करने वाले हैं, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, हमने सारे पूरे कोर्स के सैम्पल पेपर्स भी कर लिए। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपको चैप्टर 1 तो बहुत अच्छे से आता है, पर चैप्टर 2 में आपको डाउट है कि एमसीक्यू कहाँ से आएगा, या चैप्टर 4 से आपको लग रहा है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का आएगा। ऐसे डाउट्स होते हैं हमको, है ना, कि कौन से चैप्टर से क्या पूछ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंस आपको यहाँ तो मिल रही है, पर यहाँ पर मैं आपको पूरा उसको पेपर के पैटर्न में बना के देती हूँ। मैं आपको चैप्टर वाइज हर एक एमसीक्यू, हर एक वेरी शॉर्ट आंसर, हर एक शॉर्ट आंसर और हर एक लॉन्ग आंसर कंप्लीट करके देने वाली हूँ। यानी कि हम हर एक चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग टाइप 2, हर एक को आंसर करेंगे। पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर से ये चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिससे कि आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, बाकी सारे आपके अच्छे थे तो आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, जो चीज आपको पढ़नी है आप वो चीज कर सकते हो। तो ये हम करने वाले हैं, चैप्टर वाइज हम हर एक चीज को पढ़ेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को और अच्छे से समझ पाओ। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके एग्जाम पैटर्न के और मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए साइकोलॉजी से, कोशिश करेंगे 5 पेपर्स को हम सॉल्व करें। हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है पिछले साल से, बट एटलीस्ट हम क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे। क्लियर? देन सबसे इंटरेस्टिंग लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। जी हाँ, हम मिलेंगे लाइव और आपके जितने डाउट्स हैं उन सबको मैं एड्रेस करूंगी, आपके सारे डाउट्स लाइव क्लास में आंसर करूंगी। यह हम एग्जाम टाइम में करेंगे ताकि आपके जब तक आप पढ़ लो, कोई भी डाउट है तो आप एटलीस्ट मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या बताया, हमने सीबीएसई सैम्पल पेपर किया, हमने मैग्नेट ब्रेन्स 10 पेपर्स को सॉल्व किया, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे और हम लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखेंगे। क्लियर? तो ये चीजें मेरी तरफ से मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, बट आपका प्लान क्या होना चाहिए? मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा आपका प्लान जो है वो टॉपर्स वाला होना चाहिए। तो कैसे प्लानिंग करोगे, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। देखो,
मैंने आपसे क्या एक चीज कही कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स रिमेनिंग है, ठीक है। इस 3 मंथ्स को मैं और बाइफरकेट कर दूं, 1 मंथ, 2nd मंथ एंड 3rd मंथ, ठीक है। मतलब मान लेते हैं, जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर हम 15 नवंबर से 15 फेब तक की बात करें तो आई एम सेइंग दिस इज 15 नवंबर टू 15 दिसंबर, दिस इज 15 दिसंबर टू 15 जन एंड दिस इज योर 15 जन टू 15 फेब, ठीक है। मैंने इसको एक एक महीने में डिवाइड कर दिया। अब मेरा आपसे कहना ये है, देखो हर एक तरह का स्टूडेंट होता है, कोई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छे स्कोर्स ग्रेड्स लेकर आता है, साल भर पढ़ाई करता है। उन स्टूडेंट्स को मेरा कहना है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, जैसे अब तक पढ़ते आए हो अच्छे से आगे भी उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। सक्सेस होने का ना एक ही मंत्र है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। RPC. What is this RPC? RPC is your revision, P is your practice and C is your consistency. जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और इस रिवीजन प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ऐसा नहीं आज 2 दिन पढ़े, अगले 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 4 दिन पढ़े, फिर 2 दिन नहीं पढ़े, ये नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मस्ट बी मेंटेन्ड। क्लियर? तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप अभी तक पढ़ते आए हैं साल भर से, तो आप ये RPC फॉर्मूला अपने पास में रखो, इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने साल भर एवरेज पढ़ा है, लेकिन अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं हुई, और मेरे प्यारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं करी। सबके लिए एक प्लान है। क्या प्लान है? देखो, जो फर्स्ट मंथ है ना, उसमें क्या करना है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पंडित जी 1 दिसंबर को आएंगे, आपके लिए मुहूर्त निकलवाएंगे कि इतने बजे आपको पढ़ने बैठना है, भूल जाओ, ठीक है। मैं बिल्कुल ये चीज आपको नहीं कहूंगी कि आप बाद में अपनी पढ़ाई शुरू करना, 1 तारीख से शुरू करना, मंडे से शुरू करना, ये जो हमारे प्लान्स बनते हैं, ये नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट होती है। जो करना है आज से करो, कल वल कुछ नहीं होता। वो आपने कहावत नहीं सुनी है, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही वाला। अभी से करो, अभी से। प्लान मैं बना के दे रही हूँ, एग्जीक्यूट आपको करना है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्लियर? और ये चीज सब सब्जेक्ट्स के साथ में। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि दिन भर सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ो, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो। जिस इस सब्जेक्ट में आपकी कमांड ज्यादा है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन जिस पर नहीं है उसको ज्यादा दो। देखो करना क्या है आपको, पहले महीने में सबसे सिंपल है, 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 अप्रोक्सीमेटली। अगर आप 7 चैप्टर्स में एक सब्जेक्ट को कितने डेज देते हो? 7 डेज देते हो, या 7 तो नहीं बोलूंगी, इतना लंबे तो चैप्टर्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 4 डेज देते हो। एक चैप्टर को 4 दिन देते हो, हालांकि लगेंगे नहीं 4 दिन, फिर भी बोल रही हूं कि सॉरी, अगर एक चैप्टर को 4 दिन देते हो, 28 डेज, स्टिल 2 डेज यू हैव। कभी तबीयत सही नहीं लगी, कभी पढ़ने का मूड नहीं हुआ, किसी दिन कम पढ़ा, तो वहां 2 दिन एडजस्ट कर लेना। 28 डेज जस्ट रीड योर चैप्टर्स, कंसेप्ट को अपने क्लियर करो, अच्छे से पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ। रीड प्लस नोट्स, ठीक है। जो भी पढ़ रहा हो उसके नोट्स बनाने, शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स बनाते गए और अपना काम चलता रहा। नोट्स एक ही जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं आज इस कॉपी में बनाए कल उस नोटबुक में बनाए, ये नहीं, एक जगह सारे नोट्स। आप 28 डेज में 7 चैप्टर्स पढ़ सकते हो बहुत इजीली। एक दिन के 2 घंटे भी निकालते हो तो आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर? 2nd मंथ में आ गए, अब हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, हमारे पास में नोट्स भी हैं। अब हमने क्या शुरू करा, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में बोल रही हूँ ना, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, जस्ट डू देम आंसर। नोट्स को रीड करो, देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, नोट्स को रीड करो, क्वेश्चंस को आंसर करो। रीड,
नोट मतलब रिवीजन नोट्स को करो और आंसर, रिवीजन आंसर, रिवीजन आंसर, रिवीजन आंसर, रिवीजन आंसर, यही करना है पूरे महीने, यही करना है। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाओ, आंसर करो, क्वेश्चन उठाओ, आंसर करो। समझ रहे हो? जहां आपको लग रहा है कि यार इस चीज को मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, ये चीज में मुझे जो है गलती हो रही है, वापस से पढ़ो, वापस से आंसर करो। ये पूरा महीने आपको करना है। लास्ट मंथ यहां पे आपको क्या करना है? रिवीजन, रिवीजन और थोड़ा काम रहना है। यहां हमने इतनी मेहनत करी है ना, थोड़ा सा काम हो जाओ, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स एग्जाम आते आते तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना पढ़ लेते हैं। इतना नहीं पढ़ना, पढ़ना है लेकिन एक प्लान के साथ में, एक स्केड्यूल के साथ में। अब दूसरी चीज मैं आपको बोलूं, मैंने आपको कहा हम लोग प्लान बनाते हैं, मैंने आपको प्लान बना के दे दिया। हम प्लान के साथ में ना एक चीज नहीं करते, हम टाइम नहीं डिसाइड करते और उस प्लान को हम और प्लान में डिवाइड नहीं करते। आप बोलोगे ये कैसे? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपका चैप्टर नंबर 1 है, आप चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? आपने कहा आज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने कहा आज जितनी थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, वो सारी की सारी थ्योरीज को आज मैं कंप्लीट कर लूंगा। अब थ्योरी पढ़ने बैठे सुबह 12 बजे, पढ़ रहे हैं, शाम आ गई, पता चला अभी तो मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे ही है, अभी तो पास मॉडल बचा है, अभी तो ट्रायर्किक थ्योरी बची है, और पढ़ते पढ़ते रात लगा दी। ना एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर पाए, ना दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर पाए। क्या करना है? जस्ट मेक योर प्लान, जस्ट मेक योर प्लान, ठीक है? देखो मैं आपको क्या चीज बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लो अभी आपकी क्लासेस लगी रही होंगी, आपका रिवीजन वगैरह स्कूल्स में चल रहा होगा। एक एग्जाम्पल लो कि आप 12 बजे घर आते हो स्कूल से, आप 12 PM घर आते हो। अब आप घर आ गए, थक गए थे, थोड़ा सो लिए, खाना खा लिए, 2-3 बजे मैक्सिमम फ्री हो जाते होगे, है ना? 2-3 बजे तक मैक्सिमम फ्री हो जाते हो। मैक्सिमम मान लेती हूँ 3 PM आप फ्री हो, सोना भी हो गया, खाना पीना सब हो गया, बैठ जाओ पढ़ने, ठीक है? देखो एक सब्जेक्ट को पढ़ा आपने 3 से 6, थोड़ा सा ब्रेक लिया आपने, दूसरे सब्जेक्ट को आपने स्टार्ट किया 6:30 से 8:30 तक, डिनर विनर किया, लंच वगैरह किया, आपने स्टार्ट किया दूसरे सब्जेक्ट को 9 बजे से 11 बजे तक। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? ये आपने क्या किया? आपने अपने प्लान को डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने टाइम में इतना इतना पढ़ना है। मान लो 3 से 6 की हम बात करें साइकोलॉजी पढ़ने की, आपने इस 3 से 6 घंटे को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। एक एक घंटे के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज हैं वो पढ़ ली, यहाँ पे मल्टीपल थ्योरी और ट्रायर्किक थ्योरी पढ़ ली, यहाँ पे पास मॉडल पढ़ लिया। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि आपने डिवाइड कर लिया, मुझे इतने टाइम में इतना ही पढ़ना है। अब टाइमर रखो सामने और पढ़ना शुरू हो जाओ। आप देखना, अगर आपको पढ़ते पढ़ते, अगर आप सीरियस हो इस चीज को लेके, तो आपको पढ़ते पढ़ते अगर आपने हल्का सा भी टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा ना, आपकी घड़ी पे नजर जाएगी और आप बोलोगे अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने तो अपना टाइमर फिक्स किया है, आप वापस से पढ़ने बैठ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? डिस्टर्बेंस नहीं होगा ऐसे में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये जो मैंने आपको कहा कि एक टाइम और दूसरा प्लान। प्लान क्या कि जैसे आज अगर मैं ये चीज पढ़ रहा हूं तो इसको मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर लिया, तब जाके आप इस एक प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाओगे। समझ रहे हो? अब देखो ये टाइमिंग सबका तो सेम होगा नहीं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका अलग अलग होता होगा। हो सकता है आप तुरंत स्कूल से आके खाना नहीं खाते हो, आप खाना 3-4 बजे खाते हो, थोड़ा सोते हो आराम से 4-1 बजे तक, फिर आप पढ़ाई करते हो। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है? और इतना तो आपको पढ़ना ही है बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, 7-8 घंटा पढ़ो, क्लियर? कुछ और मत करो, काम पढ़ाई करो। क्योंकि मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ ये चीज़, आपको मैंने बताया भी है इस चीज़ के बारे में कि जब हम इतना पढ़ते हैं और हमारे मार्क्स नहीं आते ना, बहुत बुरा लगता है। दूसरी चीज़, जब हम इतनी मेहनत करते हैं या नहीं, मान लो आप ना इस प्लान को एग्जीक्यूट करो और आप सोचो मेरा हो जाएगा, और आप रिजल्ट देखो कि आप 70 या 60% के आसपास लेकर आए हो, आपको कॉलेज नहीं मिलते। होती है ये चीज़ें, ये चीज़ बहुत मतलब बहुत ही हर्टिंग होती है, क्लियर? तो इसीलिए ऐसी चीज़ को अगर इग्नोर करना है तो आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस, कॉन्सेंट्रेट, अटेंशन पूरा पे करना पड़ेगा, क्लियर? टाइम बनाओ, प्लान बनाओ और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। फिर रीड नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मतलब रिवीजन और आंसर, रिवीजन आंसर, रिवीजन आंसर। आंसर राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। जैसे मैं बताती हूँ ना कि इंट्रोडक्शन लिखो, हाइलाइट्स करो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, सेम वैसे ही
तब जाके आप हैबिचुअल बनोगे, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ मुझे इसमें ऐसे आंसर लिखना है, मुझे इसमें ऐसे आंसर लिखना है, कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने आपको बताया ना सक्सेस का मंत्र, प्रैक्टिस, रिवीजन, कंसिस्टेंसी। आप फ्लो के साथ में चलोगे ना, आप इस 3 महीने में कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे, मतलब बोर्ड के सारे। क्लियर? तो आप ये जो मैंने अब आपको डेट्स दी हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। हो सकता है कभी कोई चीज़ आ जाए, मन नहीं हुआ पढ़ाई में, या एग्जाम की कोई चीज़ आ गई, या कुछ और चीज़ है, उसकी वजह से आप इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं भी कर पाए कुछ दिनों के लिए, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे मान के चल सकते हैं। बट प्लान के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने अब आपको क्या क्या चीज़ें बोली। पहले मैंने आपको बताया कि एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, मैंने आपको बताया आपके चैप्टर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है, मैंने आपको वर्ड लिमिट के बारे में बात करी आपसे, मैंने आपको ये भी बताया कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, हमारा प्लान क्या है मैंने आपको बता दिया, आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, कि आप अपना प्लान किस अकॉर्डिंग बनाने वाले हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया ना, पेपर कैसा होगा, पढ़ना किस तरीके से है, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगी, इसकी गारंटी, उससे आपको बिल्कुल, आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पूछते हैं कि कब ये चीज़ होगी, कब ये चीज़ होगी, सारी चीज़ें होंगी, आपके एग्जाम से पहले होंगी, आप पढ़ पाओगे, ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपको याद रहेगा, ये इसमें तो कोई आपको मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। आप अपने लेवल से लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करो। आप अपनी साइड से अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे और आप सोच रहे हो अब पढ़ लेंगे तब पढ़ लेंगे, नहीं हो पाता। हमको लगता है कि ये 3 महीने बहुत हैं हमारे पास, आराम से पढ़ लेंगे, बट मैंने आपसे कहा ना, नहीं हो पाती पढ़ाई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बीच में आ जाती हैं, तो इसीलिए आज से अपनी उस पढ़ाई को स्टार्ट करो, आज से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? आई होप सो नहीं होगा। अब मैं आपसे कह रही थी कि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैं वापस से एग्जाम पैटर्न पर चलती हूं यहां। क्लियर? मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर और लिख दूं यहाँ पे। ये 18 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 4 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे, 4 क्वेश्चंस अगेन यहाँ पे, 1 क्वेश्चन यहाँ, 4 क्वेश्चंस यहाँ। कितने हो गए? 4 for 8 12 30, यस 36। क्लियर? ये हमारे क्वेश्चंस हैं और ये हमारे मार्क्स हैं। थोड़ा सा मार्क्स और लिख देती हूँ। 18 1 18 हो गए, 5 2 10 हो गया, 4 3 12, 4 4 16, 6 and 8। अब टाइम कितना है? 3 घंटे। देखो, सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं? एक इस सेक्शन में, एक इस सेक्शन में, एक इस सेक्शन में। क्लियर? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 3 घंटे का है, 11 बजे खत्म हो जाएगा। सिर्फ 18 MCQs हैं। कितना MCQs हैं? सिर्फ 18 MCQs हैं। आपको 18 MCQs को आंसर करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 30 मिनट्स, क्योंकि साइकोलॉजी के हैं। अगर डायरेक्ट होते तो आपको 20-25 मिनट्स लगता, लेकिन साइकोलॉजी है, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं आता समझ में, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? 30 मिनट्स, मतलब 8:30 तक आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमने देखा कि जो मतलब अगर हम इसी पैटर्न में चलें, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे कहाँ पर हैं? ये 2 सेक्शन। ठीक है, और हमने देखा कि 18 के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कहीं हैं तो वो 16 मार्क्स हैं सेक्शन डी के अंदर। तो पहले सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया, फिर हम आगे सेक्शन डी के ऊपर। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के हैं, 120 वर्ड लिमिट है। मैक्सिमम आपको लगना चाहिए 45 मिनट्स, मैक्सिमम। मेरे अकॉर्डिंग आपको 35 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए, बट स्टिल आई एम सेइंग मैक्सिमम 45 मिनट। कितना टाइम हो गया? 9:15। मतलब 8 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ, आधे घंटे में हमने सेक्शन ए किया, हम आ गए सेक्शन डी पे, मैक्सिमम 9:15 तक हमारा सेक्शन डी कंप्लीट। सेक्शन सी भी यही, सॉरी ई भी थोड़ा सा यही है, इसी के नीचे एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, उसको भी कंप्लीट कर लो, बज गए 9:30। 15 मिनट में सेक्शन ई कंप्लीट।
अब आ जाओ सेक्शन बी और सेक्शन सी पे। सेक्शन बी में बस 5 क्वेश्चन है, दो नंबर के, ठीक है। अगर आप इसको 5 मिनट में भी करते हो, 5 मिनट भी ज्यादा बोल रही हूँ, पर मान लो अगर आप इसको 5 मिनट में भी करते हो, आपका 9:55 तक ये सेक्शन हो जाना चाहिए। आपका जो सेक्शन सी है 4 मार्क्स, मतलब 4 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, मतलब टोटल 60 वर्ड्स का है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन 60 वर्ड्स के, बहुत इजी है, कर सकते हो, है ना। देखो ये आपके कितनी देर में हो जाएंगे, 10 हमारे यहाँ पर बज ही गए थे, मतलब 9:55 हो ही गया था, 10:30 तक हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में हमारे ये 4 क्वेश्चन है, बस 2-2 नंबर के हैं। आप इजीली 20 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हो। दैट मीन्स कितना बज गया, 10:50। समझ रहे हो मेरी बात को। और ये मैक्सिमम आपको मैं बोल रही हूँ, अभी हमारे पास 10 मिनट बचा है। 5 मिनट में अगर रिव्यू भी करते हो, कहीं 5 मिनट एक्स्ट्रा भी चाहिए तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आप मार्क्स देखो, मार्क्स के अकॉर्डिंग पेपर को आंसर करना स्टार्ट करो। और ये जो मैं आपको टाइम लिमिट बता रही हूँ ना, इसको आप अपने माइंड में रख लो कि मुझे पेपर ऐसे ही करना है। अगर 8 बजे शुरू हुआ है तो 8:30 तक मेरे एमसीक्यू होने ही होने चाहिए। आपकी स्पीड वैसी होनी चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये 18 एमसीक्यूज करने में, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 घंटा भी लगा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने एक घंटा सिर्फ यहाँ पे लगा दिया, आप 2 घंटे में इतने क्वेश्चंस को आंसर कैसे करोगे? बताओ, क्या आप कर सकते हो इतने क्वेश्चंस को आंसर 1 घंटे के अंदर? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। क्लियर? तो मतलब उस तरीके से नहीं कर सकते जैसा आंसर हमको चाहिए है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो ही आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, अगर इतनी सारी चीजें हैं तो प्रैक्टिस भी तो उतनी अच्छी होनी चाहिए ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। मैं आपके साथ हूं। आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में। बहुत बार ऐसा होता है आप लोग डाउट्स वगैरह पूछते हो, मैं भी थोड़ा बिजी स्केड्यूल में हूं तो आपको शायद लेट रिप्लाई आए। रिप्लाई तो सबको आएगा, हो सकता है लेट रिप्लाई आए। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपके लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस में भी आपके कोई भी डाउट होंगे तो सब आप आंसर कर पाओगे, पर डाउट्स तभी आएंगे जब आप पढ़ाई करोगे। अगर आप सोचो मैं बस ठीक है मैम आएंगी तो मैं पूछ लूँगा, आप क्या पूछोगे? अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपके डाउट नहीं आएंगे। आप पढ़ाई करो, आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आई एम वेरी मच श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। क्लियर? कोई डाउट है मुझे बताओ। दिस इज आवर मास्टर प्लानिंग। ऐसे हमको जो है अपना पूरा बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है, इवन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। 3 मंथ्स ही बचे हैं। आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, बट नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई करोगे ना? ठीक है, अगर कर रहे थे वेरी गुड, नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आज से स्टार्ट कर दो। टाइम, प्लानिंग, नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, दीज आर द कीज। ये अगर आपने कर लिया, आई एम वेरी मच श्योर आप 70 आउट ऑफ 70 लेकर आओगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहां पर और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके लिए होंगे और कोर्स को हम करेंगे कंप्लीट। तो प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।